नमस्कार, भारत समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। सुबह के 10 और वक्त हो गया है 10 का दम का। और आज बात करेंगे 10 का दम में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जिस तरह से लगातार विपक्ष और पक्ष की तरफ से प्रत्याशी जो है वो घोषित कर दिए गए हैं और इसी पर आज चर्चा करेंगे। देखिए, विपक्ष ने जो प्रत्याशी घोषित किया है वो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, यानी कि यशवंत सिन्हा, जो कि भारतीय जनता पार्टी में किसी वक्त रहे हैं और कई अहम पदों पर रहे हैं। वो सरकार में मंत्री रहे हैं, विदेश मंत्री रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, लेकिन अब 2018 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी थी और मोदी का जो विरोध करने वाले नेता है उनमें वो शामिल हो गए थे। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए ने जो प्रत्याशी घोषित किया है वो है द्रौपदी मुर्मू, जो कि एक आदिवासी समाज से आती हैं। और अगर द्रौपदी मुर्मू इस बार राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाती हैं तो ये देश की पहली आदिवासी महिला होंगी जो राष्ट्रपति जो है वो बनेगी। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी और विपक्ष ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी ने एनडीए की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा की है और पार्टी ने कहा जाए कि सबको चौंकाते हुए उड़ीसा की आदिवासी महिला नेता और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का पर जो है वो दांव खेला है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में हुए मंथन के बाद इसका ऐलान कर दिया कल। तो वही विपक्ष ने यशवंत सिन्हा के नाम पर मोहर लगाई है और इसका ऐलान जो है वो जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस के नेता है, उन्होंने किया। तो 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद का चुनाव होगा। 2 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और इसी पर आज होगी चर्चा कि आखिर किस तरह से ये राष्ट्रपति पद का जो चुनाव होगा उसको लेकर किस तरह से राजनीति जो है वो की जा रही है और कौन किस तरह से अपना जो हित है वो साधने की कोशिश कर रहा है। और इसी पर आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो तमाम गेस्ट हैं वो जुड़ गए हैं। हम आपको परिचय करा देते हैं। हमारे साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। संजय राणा जी है, राजनीतिक विश्लेषक, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और शबनम पांडे जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं संजय राणा जी आपसे ही लेना चाहूँगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो एक नाम जिसकी घोषणा की है, जिसके बाद लोगों का ये कहना है कि इस नाम पर तो कहीं लोग जो है वो अंदाज़ा ही नहीं लगा पा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे नाम की घोषणा करेगी। आखिर किस तरह से देखते हैं आप इसको? क्या आने वाले चुनावों में, क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, तो इस नाम को घोषित करने के पीछे आखिर क्या मकसद है भारतीय जनता पार्टी का और इससे कितना फायदा होने वाला है? वो अपने डिसीजन से सरप्राइज करते, अपने कार्यशैली से सरप्राइज करते। और ये मुझे वेल एक्सपेक्टेड था कि किसी महिला का नाम आ सकता है। इसमें 2-3 नाम थे। एक तो पौंडीचेरी की जो गवर्नर थी उनका नाम था और इनका नाम भी चल रहा था, लेकिन इनका नाम जो द्रौपदी मुर्मू का नाम जो था उतना हाईलाइटेड नहीं था। आरिफ मोहम्मद खान और जो पौंडीचेरी गवर्नर है उनका नाम मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ, उनका नाम काफी हाईलाइटेड था। लेकिन इनके नाम को चूज करने के पहले बहुत सारे कारण। देखिए, एक आदिवासी महिला है, एक अध्यापिका रही है, इन्होंने बहुत सारा सोशल काम किया और काफी इनके अंदर जो एक कुशल नेतृत्व करने की क्षमता है। एक होता है कि शांत स्वभाव का होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए और चीजों को समझदारी के साथ समझ के काम किया जाए। तो एक तो हो गया, एक आपका एजुकेशन और उसका बिहेवियर गुड हो जाता है। और दूसरा होता है कि आपकी छवि कैसी। तो इनकी अगर छवि को देखें तो बड़ी ही साफ सुथरी छवि, सबसे लंबे काल तक गवर्नर रही है झारखंड की और अभी तक इन पर कोई भी दाग नहीं है। तीसरा, ये ऐसे समुदाय से आती। देखिए, आज तक कभी भी जब से आजाद हुआ है तब से कोई भी एसटी हमारे देश का प्रेसिडेंट नहीं रहा है। और ये आपने देखा होगा कि एनडीए गवर्नमेंट ने कोविद साहब को बनाया जो दलित समाज से आते हैं और अभी दूसरा जो नाम अनाउंस किया वो एसटी समाज से आते हैं। तो इनका ऑब्जेक्टिव हमेशा रहता है जो लोग जिनको जो दबे हैं, कुचले हैं या पीछे हैं, समाज से वंचित हैं, उनको आगे बढ़ा और सबका साथ लेकर सबका विकास करें। एक जो एक चीज की वो बोलते हैं उसको क्रियान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे साथ उन्होंने 2 निशाने साधे। आपको देखना होगा कि जो आप पूरा
चुनाव देखेंगे तो चुनाव में क्या है कि नंबर ऑफ वोट जो होते हैं, परसेंटेज ऑफ वोट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट वोट में 1% वोट की कमी थी एनडीए के कैंडिडेट को, और ये 1% वोट अगर ये इनको लाते, देखिए इसका एक तीर से दो निशाना बीजेपी ने किया। नंबर वन कि उनको उड़ीसा से लाए हैं, एसटी है, और उड़ीसा से लाने से क्या होता है कि जो बीजेडी है वहां की, वो ऑटोमेटिक इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट तो ऐसे भी करती, लेकिन अब उसका कारण ज्यादा बन जाता है कि जो लेडी है वो उनके स्टेट्स को रिप्रेजेंटेटिव करती हैं, उनके स्टेट से आती हैं। तो एक तरह से जो 1% का जो हिकअप था, सिर्फ 1% का था, तकरीबन 1000 आप वो कह सकते हैं पॉइंट्स कह सकते हो, वो हिकअप भी उन्होंने खत्म कर दिया है। तो ये इनकी जीत तो निश्चित है, क्योंकि 99% वोट था, सिर्फ 1% की वोट की कमी थी, जिससे जेडीएस जो पूरा कर सकती है। इनके पास अभी वाईआरएस रेड्डी का भी वोट परसेंटेज जो है वो पूरा बचा हुआ, दोनों मिलाकर के तकरीबन 7% होता है, जबकि एनडीए को सिर्फ 1% की जरूरत है। तो एनडीए ने जो भी बीजेपी कह लें, एनडीए या बीजेपी कह लें, इन्होंने बहुत ही अच्छा कैंडिडेट का चुनाव किया, उन्होंने एक तीर से कई निशाने किए। बिल्कुल। और देखिए हमारे साथ देवेंद्र प्रताप सिंह जी भी है। देवेंद्र प्रताप सिंह, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ने जो भी उम्मीदवार घोषित किया है, उसके बाद जिस तरह से संजय जी ने भी कहा कि ये बहुत बड़ा, एक बहुत अच्छा जो कहा जाए कि जो प्रत्याशी है वो एनडीए ने घोषित किया है। आपका जो प्रत्याशी है कमज़ोर दिखाई दे रहा है। देखिए शांतनु भाई, निश्चित तौर पर ये देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद की राष्ट्रपति पद का चुनाव है, और ये चुनाव निश्चित तौर पर देश के लिए बहुत ही अहम चुनाव है। आज संयुक्त विपक्ष ने जो है आदरणीय यशवंत सिंह जी को कैंडिडेट बनाया है, और वहीं पर सत्ता पक्ष जो है आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को जो है अपना कैंडिडेट बनाया है। मैं बहुत ईमानदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि ऐसे संवैधानिक पद पर यदि सहमति बन करके और एक कैंडिडेट हो और उस पर सभी राजनीतिक दलों का एक सहमति हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। और तो सर आपके जो सहयोगी दल है, मैं अपनी बात कर लूं शांतनु जी, मैं कहना चाहता हूं ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। सत्ता पक्ष को पहल करनी चाहिए और सभी राजनीतिक दलों के लोगों को बुलाना चाहिए, और बुला करके एक आम सहमति से यदि चुना जाता, जैसे बहुत सारे पदों पे आम सहमति पे सत्ता पक्ष और विपक्ष बैठ कर कैंडिडेट का चयन करता है, उसको दोनों को मान्य होता है। मगर अब ये चुनाव है, सत्ता पक्ष ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है, विपक्ष ने भी बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हमारे यशवंत सिन्हा जी हैं। वो विदेश मंत्री थे, वो आईएएस ऑफिसर थे, वित्त मंत्री थे, और एक बहुत साफ सुथरा चेहरा विपक्ष ने बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही चिंतन मंथन करके, यह हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश जी ने कल सारे लोगों से, विपक्ष के नेताओं से बात करके करीब 17 दल जो है सहमति बनी है। अभी देखते जाइए शांतनु जी, और बहुत सारे दल जो है अंतरात्मा की आवाज पर यशवंत सिन्हा जी को समर्थन देंगे। मैं कहना चाहता हूं यशवंत सिन्हा जी जिस तरीके से कैंडिडेट हैं, देश के बहुत सारे विधायक गण, सांसद गण, और जो भी इसके में जो है राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने के जो है वो हकदार हैं, वो उनको जो वोट डालने के लिए योग्य हैं, अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देंगे। और हम ये बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, हम चुनाव जीतने के लिए जो है मैदान में हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव बहुत शानदार होगा। और बाकी तो रिजल्ट जब डिक्लेयर होगा चुनाव राष्ट्रपति का तब देखा जाएगा। फिलहाल मैं आपके चैनल पर यही कहना चाहता हूं कि चुनाव जो राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद, जो देश का सबसे सर्वोच्च पद है, उस पर जो है यदि आम सहमति से बनता और सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष को यदि वो प्रत्याशी जो है कबूल होता, और ये पहल सत्ता पक्ष की ओर करनी चाहिए, और शायद उन्होंने ये जो है मौका गंवाया है। हम समझता हूं कि अब चुनाव है और चुनाव होना है,
जो रिजल्ट होगा वो देश के सामने होगा। सर, अभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो आप ये कह रहे हैं कि सभी पहल जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से होती है, लेकिन इतिहास में जो कुछ हुआ वो भी तो आपको पता है ना, तो वो पहल वहां से अगर शुरुआत होती तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है, आपसे प्रतिक्रिया लेंगे। शबनम पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शबनम जी, देखिए, ये देवेंद्र जी ये कह रहे हैं कि तमाम जो दल है वो यशवंत सिन्हा जी को समर्थन देने वाले हैं। क्या आप कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएंगे अगर इस तरह से ऐसा हुआ तो? देखिए शांतनु जी, सबसे पहले उन्होंने कहा कि संयुक्त विपक्ष ने ये फैसला लिया। मैं कहूंगी टूटे फूटे विपक्ष ने ये फैसला लिया। संयुक्त कहने की वो गलती ना करे, क्योंकि उसमें सभी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं होती। अब दूसरी बात, द्रौपदी मुर्मू जी को जिस तरीके से एनडीए सरकार और संसदीय बोर्ड ने उनको एक राष्ट्रपति प्रत्याशी बनाया है, ये एक काबिले तारीफ है। मैं उनको धन्यवाद देती हूँ, हृदय से उन्हें हार्दिक बधाई भी देती हूँ कि जीत इन्हीं की होगी। इसकी वजह भी देखिए, जब लोकतांत्रिक व्यवस्था देश में बनाई गई होगी तो निश्चित तौर पे यही परिकल्पना रही होगी कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है वो भी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतना ही सशक्त हो, महिलाएं सशक्त हो। और आज एक उदाहरण पेश किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि वो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो निश्चित तौर पे आज एक आदिवासी महिला जो अपने गांव से दिल्ली तक का सफर तय करती है, और सफर ऐसे ही नहीं तय करती हैं, पूरे प्रशासनिक और सामाजिक अनुभव के साथ तय करती हैं, एक साफ सुथरी छवि रखते हुए तय करती हैं। हर सर्वोच्च पद जो हो सकता है उसको वो उस पर वो काबिज होती हैं। और जब वो प्रत्याशी राष्ट्रपति की चुनी जाती हैं तो आश्चर्य ये होता है कि उन्हें भी नहीं मालूम होता, वो किसी की चापलूसी कर नहीं, किसी की परिक्रमा करके नहीं, काबिलियत के बल पे वो सफर तय करती है। और उनके इस सफर का सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, संसदीय बोर्ड उन्हें ये प्रत्याशी बनाते हैं। आज विश्व के हर देश की नजर इस चुनाव पे होगी कि एक महिला जो आदिवासी महिला है और जो सशक्तिकरण की, लोकतांत्रिक सशक्तिकरण की सबसे बड़ी उदाहरण होकर विश्व में देखी जाएंगी। और मैं साफ तौर पे कहती हूँ, जितने भी लोग, जितने भी सांसद लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अपना विश्वास रखते हैं, वो हृदय से मजबूर होंगे इन्हें वोट देने के लिए। किसी पैरवी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि महिला को सशक्त देखना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे अनिवार्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आधी आबादी होती है जो देश को आगे बढ़ाकर ले जाने की शक्ति रखती है। तो ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था, वो भी पूर्वांचल से, भारत के पूर्वी क्षेत्र से आना। भारत का पूर्वी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से थोड़ा पिछड़ा माना जाता है, लेकिन उस पूर्वी क्षेत्र से आदिवासी महिला का आना कहीं ना कहीं एक दूरदर्शिता दिखाती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती से धरातल पर उतारने का जो सपना था उसको दिखाती है। और देखिए, उड़ीसा के हो या झारखंड के हो या बिहार के हो या पूर्वांचल के सारे हो या देश के किसी अन्य भाग के हो, हर कोई आज चाहेगा कि द्रौपदी मुर्मू जी वहां पे काबिज हो। और जहां तक यशवंत सिन्हा जी की बात है, निश्चित तौर पर प्रशासनिक काबिलियत उनमें है, लेकिन वो प्रशासनिक काबिलियत से ज्यादा मोदी विरोध की वजह से चुने गए हैं। तो जब हम चुनाव में ही एक नकारात्मक सोच लेकर आते हैं तो निश्चित तौर पे उसका रिजल्ट भी नकारात्मक होता है, क्योंकि उनकी प्रशासनिक काबिलियत है, वो प्रशासनिक काबिलियत और बहुत से ऐसे लोगों पे, और कई लोगों को इन्होंने प्रत्याशी होने के लिए ऑफर दिया, सबने मना कर दिया। और मना करने के बाद आज वो सभी प्रसन्न होंगे कि एक इतनी ईमानदार, इतनी अच्छी छवि की, इतनी प्रशासनिक अनुभव वाली, समाज सेवी महिला को अगर बनाया जा रहा है, तो आज यशवंत सिन्हा को भी पछतावा होगा कि वो उनके खिलाफ खड़े होंगे और वो हारेंगे। तो उन्हें निश्चित तौर पे पछतावा होगी कि उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे प्रत्याशी के साथ खड़े होना चाहिए, उनके खिलाफ नहीं खड़े होना चाहिए। ठीक है शबनम जी, देवेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। ये सोचना चाहिए जी देवेंद्र जी। देखिए, शबनम जी ने बहुत सारी बातें कहा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इनके नेता, इनके दल के लोग, इनका एक चाल, चरित्र और चेहरा शांतनु जी बन गया है
कि जब इनके पक्ष में, इनके दल में रहते हैं तो वो गंगा जल से पवित्र होते हैं। कोई भी विपक्ष का नेता, वो चाहे जितना भ्रष्टाचारी हो, चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, चाहे जितना उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के और जो भी आरोप हो, वो जो है देशद्रोही होता है। जब इनके दल में ये जो है उसको ज्वाइन करा लेते हैं तो गंगा जल से वो पवित्र हो जाता है और वो देशभक्त हो जाता है। यही यशवंत सिन्हा जी, आदरणीय यशवंत सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी के एक सबसे जो 5-10 बड़े नेता थे, उन बड़े नेताओं में से एक थे। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में वो हिंदुस्तान के विदेश मंत्री, वित्त मंत्री जैसे न जाने कितने महत्वपूर्ण पदों पे उन्होंने अपनी सेवाएं दिया है, तब वो बहुत अच्छे थे। आज विपक्ष ने यदि यही इनका जो है चाल चलित चेहरा देश को आज इस हालात पे शांतनु जी ला के खड़ा कर दिया है कि जब चारों ओर इंटॉलरेंस, मॉब लिंचिंग, हिंसा, नफरत का माहौल इस देश में देखा जा रहा है। कम से कम राष्ट्रपति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को इस तरीके से बातें नहीं कहनी चाहिए। आज भले वो आज राष्ट्रपति का चुनाव है, मैंने अपनी बात में आदरणीय जो है द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में मैंने एक शब्द अनाप साफ नहीं बोला है, मगर शबनम पांडे जी ने किस तरीके से आदरणीय यशवंत सिन्हा जी के इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यही भारतीय जनता पार्टी पर बहुत ज्यादा सबसे बड़ी कमी है। और मैं कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, 2 बार मंत्री रह चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कैंडिडेट हमारे मुर्मू जी से ज्यादा एक्सपीरियंस उनके पास है, ज्यादा अनुभव उनके पास है, लेकिन टूटा फूटा आज 17 दल देश के 17 दल देश के देवेंद्र जी बात सुनिए ना, पार्टी ने देवेंद्र जी कैंडिडेट बनाया है, 17 दल को प्रत्याशी बनाया है और ये टूटा संजय जी आते हैं आपके पास। देवेंद्र जी हो सकता है इनको इस चुनाव में परास्त कर दे। देवेंद्र जी कहना यह है उनका कि देखिए निश्चित तौर पर यशवंत सिन्हा जी के पास बहुत ज्यादा अनुभव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। द्रौपदी मुर्मू जी से ज्यादा अनुभव है यशवंत सिन्हा जी के पास, लेकिन उनका यह कहना है कि मोदी विरोध की वजह से विपक्ष ने इनको उम्मीदवार बनाया है। देवेंद्र जी देखिए शांतनु जी, मैं कहता हूं ये देश लोकतांत्रिक राष्ट्र है, ये देश संवैधानिक राष्ट्र है शांतनु भाई। यहाँ पे हर व्यक्ति को ये संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे अधिकार दिया है, फंडामेंटल राइट दिया है। कहा गया है कि जो है जो बोलने का एक स्वतंत्रता है इसको। कोई बात फिर वही बात आ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी में आज न जाने कितने बड़े बड़े दिग्गज नेता, चाहे आदरणीय यशवंत सिन्हा जी रहे हों, चाहे वो जो है मुरली मनोहर जोशी जी रहे हों, चाहे आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी रहे हों, चाहे यशवंत सिंह जी रहे हों, न जाने कितने दिग्गज नेता जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किया था, आज यदि वो सही बात कहते हैं और आदरणीय मोदी जी को नापसंद है तो वो फिर वो उसके ऊपर जो है चरित्रहनन करने लगते हैं। ये गलत है। जो जिस परंपरा को भारतीय जनता पार्टी इस देश की राजनीति में ले चल रही है, हम समझते हैं ये किसी भी स्थिति में देश के लिए अच्छा नहीं है। आज ये हमेशा चाल चरित चेहरा, ये सवाल तो आपकी पार्टी में भी उठते हैं ना, विश्वास, राहुल जी को पसंद नहीं है, उचित नहीं है, उसको हाशिए पर कर दिया जाता है। ठीक है, शबनम जी आपके पास आएंगे, एक कमेंट लेते हैं संजय जी से। संजय जी देखिए, चूंकि ये देखिए विधानसभा चुनाव होने हैं इस साल, गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तो ये जो चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने जो बनाया है, ये किस तरह से इफेक्टिव होगा ये विधानसभा चुनाव जो 3 राज्यों में होने वाले हैं, इसको लेकर? देखिए शांतनु जी, विधानसभा चुनाव का इसका कोई मतलब नहीं होता है। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसमें दूसरे तरह की प्रक्रिया होती है जिसको प्रोसेस करना होता है, इसको फॉलो करना होता है। देखिए ऐसा है कि इनको अगर आप चेहरा बना देंगे तो सोचेंगे भारतीय जनता पार्टी चाहे झारखंड में, चाहे उड़ीसा में, चाहे किसी और जगह पे जीत जाएगी। ये कतई नहीं है, ऐसे नहीं होता है कभी भी कोई भी इलेक्शन कि एक चेहरे पे आप जीत नहीं सकते। कोई देखिए द्रौपदी मुर्मू जी एक बहुत ही अच्छी महिला है, बहुत अच्छी नेत्री है, बहुत अच्छा गवर्नेंस है उनका, लेकिन इनके बल पे इलेक्शन आपके विधानसभा चुनाव नहीं जा सकती। इससे आपको रिलेट नहीं करना होगा। लेकिन मुझे एक चीज बड़ा अजीब सा दुख होता है जब आदमी जब तथ्यात्मक बातें नहीं करता है डिबेट में और आकर के प्रवचन देने लगता है। इस तरह की भाषा
जो मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि प्रवचन मत दीजिए। आप ये बताइए यशवंत सिन्हा जी को पार्टी से क्यों निकाला गया? तो मानिए हमारे मित्र देवेंद्र जी को नहीं पता है। जब आदमी बुढ़ापे में महत्वाकांक्षी हो जाता है, महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ जाती है कि आप किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। पार्टी क्या होती है? कंपनी होती है। जब कंपनी में काम करते हैं आप हो या मैं हूं, तो एक कंपनी की गाइडलाइंस पॉलिसी होती है, इसके अंतर्गत हम सब बंधे होते हैं, उस पर हमें काम करना पड़ता है। और हम अपनी गाइडलाइंस पॉलिसी तोड़ करके सोचे कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं हूं, तो वो छोटी पार्टियों में चल सकता है। लेकिन इस जो भारतीय जनता पार्टी हो या बड़ी जो भी डेमोक्रेटिक पार्टी हो, जिसमें डेमोक्रेसी के अनुसार अध्यक्ष और लोगों का चुनाव होता है, वहां पे नहीं चलता है। अभी हमारे काबिल मित्र बोल रहे थे कि एनडीए यूपीए का जो कैंडिडेट है, बेसिकली यूपीए का कैंडिडेट इन लोग चुन ही नहीं पाए थे। 22 पार्टी को ममता बनर्जी ने बुलाया था, मुश्किल से 16 पार्टियां उस पर अटेंड की थी, इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड अदर्स। आप ये बताइए कि इनका वोट कितना है? अब इनसे पूछो कि वोट परसेंटेज कितना है। आई डोंट नो किस पार्टी से आते हैं, अगर ये पार्टी का नाम बता देंगे तो इनके पास कितने वोट है एमपी के एमएलए के, वो मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास तकरीबन, एनडीए की बात कर रहा हूं, अभी मैं जेडीएस और वाईआर रेड्डी को बाहर रखता हूं, तो तकरीबन 4.5 लाख वोट है। और एनडीए के पास, यूपीए के पास कितना? 3 लाख वोट है। तो मतलब आप कैसे जीत जाओगे? कुछ भी आकर के बोल देने से नहीं होता। जब हम डिबेट करते हैं टीवी में तो फैक्ट्स होने चाहिए। एनडीए के पास सिर्फ 1% वोट, यानी कुछ हजार वोट कम है। और वो कुछ हजार वोट तो कोई भी आके कम कर सकता हो, जेडीएस हो चाहे वो वाईआरएस रेड्डी हो। और प्लीज समझिए, मैंने आपको अपने स्टार्टिंग कमेंट में बोला था कि ये भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से कई निशाने किए। पहली बात, उन्होंने एक महिला को सामने खड़ा कर दिया है, तो आधी से ज्यादा जो विरोधियों की वो होती है, चीजें बंद हो जाती है। दूसरा, एक आदिवासी यानी एसटी समुदाय से आती है। तीसरा, वो पूर्वोत्तर से आती है। मैं उड़ीसा बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है, आज भी वहां पे काफी डेवलपमेंट के कार्य होने हैं। अभी भी वहां पे भुखमरी और गरीबी बहुत है, आदिवासियों के साथ बड़ा है अन्याय होता है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ होता है। तो ये सब चीजों को समझना है, समीकरण को समझना है। अभी हमारे काबिल मित्र ये बोल रहे थे कि सबको मिलकर करना चाहिए। अरे भाई, आप जब विपक्ष में बैठते हो तो आप फंडामेंटल राइट, देखिए कानून के बारे में अगर ज्ञान ना हो, थोड़ा सा मैं एडवोकेट भी हूं, तो कुछ शब्दों का हमें सोच समझ के रखना चाहिए। ये राजनीतिक विश्लेषण संजय राणा जी जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, लगता है यही सबसे बड़े ज्ञानी और विज्ञानी हैं, बाकी और कोई ज्ञान नहीं है। हम समझते हैं जिस तरीके से संजय राणा जी आप राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं, वो कोई निष्पक्ष विश्लेषण आपका नहीं है। आपको जो है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी उनकी कैंडिडेट हैं, जो द्रौपदी मुर्मू जी आज मान लो राष्ट्रपति की कैंडिडेट हो रही है, तब चर्चित हो गई है। इसके पहले कल तक उनको कौन जानता था? कितने लोगों के बीच में उनका क्या नाम था? ठीक है, आप जो है यशवंत सिन्हा जी आज इतने बड़े नेता, इतना बड़ा प्रोफाइल उनका देश में है, आज उनके छवि में कमी है। और आप जो है ये पूरे 17 दल के विपक्ष को आप जो है कमतर आंक रहे हैं, तो ये आपकी कमी है या आपके राजनीतिक विश्लेषण में कमी है। आपके तथ्य जो है आप ही सबसे बड़े, ये वो लोग जो है, आप भी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं जैसी बात करते हो कि आप ही सबसे बड़े ज्ञानी विज्ञानी हो। बाकी हम यहाँ पे इतने बड़े चैनल पे यहाँ बैठा हुआ हूँ, अपनी कांग्रेस जैसी सबसे बड़ी पार्टी का जो है पक्ष रख रहा हूँ, तो हमारे पास कोई ज्ञान ही नहीं है। आपके सुर में वही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जो आप भी लगाए हुए बैठे हुए हैं, भाजपा के सुर में सुर मिला के कहा जाए तो वो देशभक्त हो जाएगा। और ये सही बात कहा जाए और ये भाजपा को खराब लगे तो वो देशद्रोही हो जाता है। ये नहीं चलने वाला है। ये इंटॉलरेंस जो है, ये इंटॉलरेंस की बात कम से कम आपके मुंह पे संजय राणा शोभा नहीं देता है। आपको स्पष्ट और साफ सुथरी बात करनी चाहिए। जो सबको विपक्ष को भी मान रहे हो तो सत्ता दल को भी मान रहे हो। आप केवल मुखौटा लगा के, सत्ता दल का मुखौटा लगा के आप चर्चा करेंगे तो आपके ऊपर प्रश्न विपक्ष खड़ा करेगा। और आपको इस तरीके से एनालिसिस करने का राजनीतिक कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं प्रवचन देने नहीं बैठा। आप प्रवचन आप दे रहे हो, प्रवचन आप दे रहे हो बैठ करके। प्रवचन हम जो बात सही है, सारगर्भित सच्चाई है, एक विपक्ष की बात रख रहा हूँ। आप इस तरीके से किसी प्रवक्ता को, किसी भी जो है पैनलिस्ट को आप इस तरीके से बात नहीं बोल सकते। ये गलत बात है संजय राणा जी। ठीक है देवेंद्र जी, संजय जी क्या जानते हैं? ठीक है देवेंद्र जी, आप कुछ नहीं जानते देवेंद्र जी,
देवेंद्र जी आएंगे आपके पास, वापस आएंगे। जी संजय जी अपनी बात पूरी करिए कृपया। देखिए सही पानी पीजिए और देवेंद्र जी कृपया तथ्यों में बात करिए मेरे साथ। देवेंद्र जी आपके पास आएंगे। देवेंद्र जी आपके पास आएंगे। देखिए संजय जी आप अपनी करेंगे तो आपके ऊपर प्रश्न उठाएगा भी। आप अपनी बात पूरी करिए संजय जी, अपनी बात पूरी करिए, लेकिन कृपया शब्दों का सही चयन करिए प्लीज। जी संजय देखिए सिंपल सी बात है, देखिए मेरा सिंपल है शांतनु जी, जी मैं यहाँ पे प्रवचन सुनने के लिए टीवी डिबेट में नहीं आता हूँ। अगर आपको इस तरह के वन साइडेड स्पीकर्स बुलाने तो आप प्लीज बुलाइए, हमें तथ्यात्मक बात करनी, हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन पे। एक महिला है और यशवंत जी है। यशवंत जी महत्वाकांक्षी थे, उन्होंने क्या क्या काम किए पूरे डोमेन में है, उनके किस तरह के लैंग्वेज में ट्विटर पे दिखा सकता हूँ। जो आदमी इतने संवैधानिक पद पे जाने वाला हो, आईएएस आईपीएस से मतलब नहीं होता है, एक आपका कल्चर होता है, एक आपका करेक्टर होता है, एक आपके विचार होते हैं। अगर आपका इतने धैर्य नहीं है, इतना शांत नहीं है, आप कितने भी पढ़े लिखे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप किसी महिला के प्रति, हम कहते हैं वो किसी भी वर्ग से आती है, एक महिला हो उसके लिए सम्मानजनक होना चाहिए। आपका कैंडिडेट जीतेगा, अरे भाई बिल्कुल जीते, हम कहते हैं हर आदमी जीते, सारा विपक्ष जीते, लेकिन तथ्यों पे तो बात करो भैया। 2 लाख वोट का डिफरेंस है और आप बोल रहे आपका जीत जाएगा। हम कहते हैं भगवान करे यशवंत सिन्हा जी जीत जाए। पहले आपने शरद पवार जी को इनवाइट किया, उन्होंने मना कर दिया। फिर महात्मा गांधी के पौत्र को इनवाइट किया, उन्होंने मना किया। अरे आपकी स्ट्रेटजी ही क्लियर नहीं है। आपने 22 पार्टी बुलाया, 16 पार्टी। आपका ये मतलब है कि विपक्ष जो है हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। सत्ता, मैंने पहले ही कहा था शांतनु जी, आपके उसमें पहले ही कहा था, ये सत्ता पक्ष को विपक्ष को लेकर के एक जो है एक सहमति बनानी चाहिए। मैं पहले ही अपने बात में कहा था और उसके बाद आप पंचायत की बात करते हैं। देखिए सर, सहमति ऐसे नहीं बनती है, ताली दोनों हाथ से बनती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। क्या सत्ता पक्ष को बड़ा दिल करके क्या आज जो सारे राजनीतिक दलों को बुला करके इतने महत्वपूर्ण पद पे चर्चा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अब इसमें कौन सा पद शांतनु हो गया, ये बताइए। इससे अच्छी बात जो है, इससे प्यार और इतनी सहजता की बात क्या होगी? भैया सारे विपक्ष को बुलाते हैं, एक साथ चर्चा करते हैं, फिर सरकार के साथ चर्चा करते हैं और एक समावेश बनाते हैं, जिससे हमारा जो संवैधानिक पद और आपके कथनानुसार यदि जो है विपक्ष देख ले कि सत्ता पक्ष बहुत बड़ा शक्तिशाली है, तो कोई चुनाव ही ना हो, चुनाव ही ना किया जाए। जैसे कि आदरणीय अमित शाह जी कहते हैं, हम 5 साल के लिए नहीं आए हैं, 50 साल के लिए आए हैं। तो आप लोकतंत्र को खत्म करने का जो आप रणनीति बना रहे हैं, जो देश के संविधान को जो है खत्म करने की रणनीति बना रहे हैं, ये विपक्ष होने नहीं देगा। ठीक है, हम कमजोर हैं, जो है चुनाव में राजनीति में जो है हार जीत होती रहती है। ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा के लिए आ गई है। 24 में आप देखिएगा, और आप ये कहते हैं कि विपक्ष के पास कोई ताकत नहीं है, तो इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े दल, देश की बहुत महत्वपूर्ण पार्टी कांग्रेस पार्टी, ये बैठ के इस पे जो है ये अपना कैंडिडेट लाया है, सोच समझ के लाया होगा। संजय जी, आपसे ज्यादा अकलदार वहाँ पे, संजय जी, देवेंद्र जी, आपसे ज्यादा अकलदार वहाँ पे बैठे देवेंद्र जी, विपक्ष के। संजय जी वापस आऊंगा आपके पास। देखिए सवाल ये है कि आखिर देखिए भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो सहयोगी दल है उसके पास 48 से 49% वोट है, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल है उनके पास 24% वोट है। तो इस वजह से ये सारी बातें जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं। इस पर आपकी राय लेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।